एक्चुअली सर मेरा जो मेन जो ड्रॉबैक था अभी तक एग्जाम ना क्लियर होने का, वो मेरे नोट्स अच्छे से रहते नहीं थे। पढ़ता तो मैं बहुत था, बहुत अच्छा। पढ़ता था, मैं रात रात भर पढ़ता था सर। हम्म। एक्चुअली मैं क्या ही बताऊं, एक बार तो मैं ऐसे टॉपर्स का वीडियो भी देखता था जो हम्म। आईएएस वगैरह निकाले होते, तो उनका हाँ। रात का शेड्यूल होता था, तो मैंने अपना रात का भी शेड्यूल कर दिया, तो मैं दिन में सोता था फिर रात में पढ़ता था। अच्छा। होता क्या है कि अच्छा। सर हमने अगर कोई चीज पढ़ा है, जैसे मान लीजिए एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है, तो हम्म। हमने सिंपल पढ़ा है, अगर उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होके आता है तो हम बना लेते हैं। लेकिन क्या करता है, उसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स डायरेक्शन पूछता है तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज हम्म। करने का जो एबिलिटी, थिंकिंग जो डेवलप होती है, वो टेस्ट सीरीज से ही होता है, वो नए नए क्वेश्चन के लगाने से ही होता है। शायद। तो उस टाइम तक मैं उतना यूट्यूब वगैरह के वीडियोस देखता नहीं था। अच्छा। तो मेंस गया था, पर मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, वो डीवी के लिए उन्होंने बुलाया था, पर मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था फाइनल मेरिट में। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, क्योंकि मैंने कोचिंग कर रखी थी, तो थोड़ा बहुत बेसिक तो मेरा तैयार था। बस ये था कि जेई लेवल की चीजें मुझे उतनी पता नहीं। शुरू में क्या था कि जब यूट्यूब पे मैं वीडियो खोजते थे मैकेनिकल से रिलेटेड, तो ज्यादातर मैं केटीजे और राहुल सर के मिलते थे मुझे। ये है कि उसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम्स, पिक्चर्स वगैरह ये सब ऐड कर रखा हूँ, जिससे मुझे आसानी हो सके। मैं अगर रिवाइज भी करता हूँ, कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं करता हूँ, उन्हीं को देखता हूँ बारी बारी से, थोड़ा अच्छे से समय देके, तो मेरा अच्छे से कवर हो जाता है रिवीजन वगैरह भी। तो बच्चों, आज हमारे साथ हैं शुभम कुमार, जिन्होंने एसएससी जेई में जो है सिलेक्शन हासिल करा है। तो उनकी जर्नी के बारे में बेटा जानते हैं और समझते हैं किस तरीके से उन्होंने जो है प्रिपरेशन करी और किस तरीके से इन्होंने अपना सिलेक्शन पाया। शुभम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको सिलेक्शन की। तो अपने थैंक यू बारे में सर। कुछ। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आने का भी। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये जर्नी कब से स्टार्ट करी, कब से आपने सोचा कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली सर मैंने जब बीटेक किया था, तब से ये तो नहीं सोचा था कि एसएससी जेई की तैयारी करनी है। तब तो ये था कि हाँ बस कोई जॉब हो जानी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब हो जानी चाहिए अच्छी। फिर जब मैंने बीटेक कर लिया, उसके बाद मुझे एसएससी जेई के बारे में पता चला था। तो तब मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग किया था दिल्ली से। तो अच्छा। वहाँ से मैंने गेट का पेपर दिया था। तो गेट का अच्छा। पेपर दिया था, तो एक्चुअली पीएसयू के लिए दिया था, पर स्कोर इतने अच्छे थे नहीं। हम्म। तो मैंने फिर उसके थ्रू जो काउंसलिंग होती है हम्म। सीसीएमटी की, उससे हम्म। मैंने एनआईटी कॉलेज लिया था। तो एनआईटी इलाहाबाद से मैं एमटेक करने लगा था, और फिर एमटेक के दौरान भी मैं प्रिपरेशन वगैरह थोड़ा जारी रखा था। हम्म। पर वहाँ भी इतने टाइम मिलता नहीं था, तो ऐसे करते करते मेरा 2 साल एमटेक भी हो गया। और उसके बाद भी प्लेसमेंट वगैरह नहीं था, जॉब नहीं लगी थी। हम्म। और फिर तो फिर कुछ तो फाइनेंशियल के लिए चाहिए होता है, तो फिर मैंने पीएचडी भी करना शुरू कर दिया था। तो एक्चुअली अच्छा। मेरा पीएचडी भी, हाँ पीएचडी भी चल रहा है अभी। अच्छा। तो मैं बीच बीच में जो भी टाइम मैनेज कर पाता था, उसमें मैं अपना प्रिपरेशन जारी रखता था। तो फिर मुझे लगा था कि एसएससी जेई एक ऐसा है जिसका मैं तैयारी जितना कम समय मिल रहा है उस पर मैं करते करते भी इसको निकाल सकता हूँ। तो मेरा एक बार हुआ भी था, मेंस तक गया भी था। तो उस टाइम तक मैं उतना यूट्यूब वगैरह के वीडियोस देखता नहीं था। अच्छा। तो मेंस तक गया था, पर मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, वो डीवी के लिए उन्होंने बुलाया था, पर मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था फाइनल मेरिट में। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, क्योंकि मैंने कोचिंग कर रखी थी, तो थोड़ा बहुत बेसिक तो मेरा तैयार था। बस ये था कि जेई लेवल की चीजें मुझे उतनी पता नहीं थी, क्योंकि जेई में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम होते हैं। अच्छा। तो वही फिर था। मैंने शुरू में क्या था कि जब यूट्यूब पे मैं वीडियो खोजते थे मैकेनिकल से रिलेटेड, तो ज्यादातर मैं केटीजे और राहुल सर के मिलते थे मुझे। तो मैंने उस टाइम आरआरबी जेई का भी फॉर्म भरा था एक बार, और एसएससी जेई का। तो उसमें राहुल सर के जो वीडियो होते थे, बहुत बड़े बड़े सर मैराथन वीडियो लिया करते थे, वो पूरा मैं कंटिन्यू देखा करता था। तो उन्हीं से फिर नोट्स वगैरह बनाता था। तो छोटी छोटी जो चीजें होती है बेसिक, जो डिप्लोमा लेवल पर पढ़ाई जाती है, तो उन सब का फिर मैंने नोट्स बनाना शुरू किया। नोट्स बनाना शुरू किया, और उसके बाद उसी के रिलेटेड जो टेस्ट वगैरह था, फिर मैं टेस्ट भी अटेम्प्ट करता। टेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट वगैरह देता रहा। और फिर उसके बाद आरआरबी में तो नहीं हुआ, फिर एसएससी जेई का प्रीलिम्स हो गया था। ये प्रीलिम्स हो गया था, फिर मैंने मेंस का भी उसी तरह से लग के तैयारी किया, और फाइनली रिजल्ट
आपके अच्छा। सामने। पहले तो आप ये बताइए कि प्री की किस तरीके से आपने प्रिपरेशन, क्या अलग से करी या फिर कंबाइंड करी आपने? एक्चुअली सर प्री का भी मेरा ये था, एक्चुअली ये था कि मुझे नॉन टेक से थोड़ा डर लगता था। तो मेरा पूरा फोकस टेक्निकल पे रहता था, तो मैं सोचता था कि मैं टेक्निकल करके ही पूरा अच्छे से निकाल लूंगा। हालांकि टेक्निकल में स्कोर हो जाते थे, पर नॉन टेक वही थोड़ा सा वीक था, तो रीजनिंग वगैरह भी हो जाता था। तो जीएस वगैरह का ये था कि मैंने थोड़ा बहुत जीएस पे भी फोकस किया। तो जिससे क्या है कि मेरे जो इस बार प्रीलिम्स में जीएस में मेरे 25 मार्क्स आए थे 50 में से। 50? तो उसने थोड़ा सा हाँ मेरा स्कोर कवर किया, और मेरे 146 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। टोटल? तो हाँ हाँ यस सर। तो मैंने टेक्निकल नॉन टेक को थोड़ा दोनों को अच्छे से देखा। बाकी मुझे ये भी पता था कि एसएससी जेई में ही जो मेंस होता है वो प्योर टेक्निकल होता है, उसमें और मुझे नॉन टेक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि अगर अदर एग्जाम में देखें, आरआरबी जेई वगैरह देखें, तो उसमें मेंस में भी थोड़ा बहुत नॉन टेक पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पूरा तरह से एसएससी जेई पे फोकस किया था। ठीक। तो आपके 146 मार्क्स प्री में थे। यस सर। आप कौन सी कैटेगरी में हैं बेटा? ओबीसी में। ओबीसी। ओबीसी का कट ऑफ उस समय एसएससी ने दिया था शायद 127। हाँ 127 अच्छे मार्क्स हैं। यस सर। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका टेक्निकल जो भी था, आपने टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ा, हाँ यस पढ़ ही सर, रहे थे आप। टेक्निकल मैंने बहुत अच्छे से किया, और तब तक मैंने एक ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ टैब ले लिया था। तो मेरा ये जो टैब है, टैब से मैंने नोट्स बहुत अच्छे बनाए। अभी जो मेरा नोट्स तैयार है, ऐसा लगता है मैं उसको पढ़ के अभी कोई भी जेई लेवल का एग्जाम निकाल सकता हूँ। और अभी मेरा शायद एग्जाम एक और है, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, आप जानते भी होंगे। तो उसको भी मैं अटेम्प्ट दूंगा अभी। अच्छा। तो नोट्स काफी अच्छे तैयार है। इसी नोट से मेरा एनसीएल का भी एग्जाम हुआ है। एनसीएल में भी मेरे 87 मार्क्स आ रहे हैं, तो होप सो कि उसका भी अगर रिजल्ट आए तो उससे भी मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा लग रहा है। और उसी नोट से मेरे क्वेश्चन काफी फंसे थे, अच्छा। तो मजा आ रहा था एग्जाम टाइम में देने में। तो ये आपने नोट्स जो बनाए हैं वो आपका मतलब जो आप लेक्चर्स पढ़ते थे उससे? यस सर। और बाकी थोड़ा मल्टीपल सोर्स भी रहता था, कुछ भी हाँ कहीं से भी मिलता था, गूगल वगैरह से, तो मतलब मैं मैं उसको मतलब कुछ भी ऐड करते जाता आप था। उसमें आप अपना हाँ एडिशन करते रहते थे। तो यस सर। फाइनली फिर आपको आपने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या पूरे इलेबोरेटिव नोट्स हैं? पूरे इलेबोरेटिव भी हैं, और मैंने फिर उसमें मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। और ये है कि उसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम्स, पिक्चर्स वगैरह ये सब ऐड कर रखा हूँ, जिससे मुझे आसानी हो सके। मैं अगर रिवाइज भी करता हूँ कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं करता हूँ, उन्हीं को देखता हूँ बारी बारी से, थोड़ा अच्छे से समय देके, तो मेरा अच्छे से कवर हो जाता है रिवीजन वगैरह भी। अच्छा। तो शॉर्ट लगभग नोट्स मैंने बनाए थे शुरू में, जब बनाए थे तो वो नोटबुक मेरे इतने हैं कि आज वो नोटबुक मैं ही नहीं पढ़ पाता हूँ, ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ। तो अब मैं उनको छूता भी नहीं हूँ, जो भी है डिजिटल नोट से ही मैं पढ़ता हूँ सर। अच्छा, आप टैब में ही नोट्स सारे बना रखे हैं? यस सर। अच्छा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई है कि ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि अगर आप टैब अफोर्ड कर सकते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे नोट्स आपके जो है बन सकते हैं। तो आपने कितनी बार रिवाइज करे होंगे बेटा ये नोट्स? एसएससी जेई के लिए तो सर अब जब ऐसे तो पढ़ते रहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहते हैं, जो भी नया कंटेंट मिलता है उसको ऐड करते रहते हैं। बस एग्जाम से मुझे लग रहा है कि 10 दिन पहले उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए पूरे अपने नोट्स को, और आप खुद से बनाए रहते हैं तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है, और दोबारा ताजा हो जाती हैं चीजें। अच्छा, तो ये सारे आपने एक साथ बना रखे हैं या अलग अलग करके बना रखे हैं? मैंने सर एक्चुअली मैंने पॉलिटेक्निक लेक्चरर और एई के लिए पूरा से मैंने नोट्स बना रखा था। तो मैंने सारे सब्जेक्ट कैटेगराइज करके उसमें बना रखे हैं, कि जैसे कि एक एक सब्जेक्ट का प्रोडक्शन में अगर 4 5 6 सब्जेक्ट है, तो पांचों का मैंने अलग अलग टॉपिक से अलग अलग मतलब क्या करते हैं फाइल से बना रखा है, कि वेल्डिंग का अलग है, कास्टिंग का अलग है, फॉर्मिंग का अलग अलग है, इस तरह से करके। अच्छा। सारे सब्जेक्ट का, फिर नॉन टेक का भी। हाँ एक्चुअली सर मेरा जो मेन जो ड्रॉबैक था अभी तक एग्जाम ना क्लियर होने का, वो मेरे नोट्स अच्छे से रहते नहीं थे। पढ़ता तो मैं बहुत था, बहुत पढ़ता था, मैं रात रात भर पढ़ता था सर। एक्चुअली मैं क्या ही बताऊं, एक बार तो मैं ऐसे टॉपर्स का वीडियो भी देखता था जो आईएएस वगैरह निकाले होते, तो उनका रात का शेड्यूल होता था, तो मैंने अपना रात का भी शेड्यूल कर दिया, तो मैं दिन में सोता था फिर रात में पढ़ता था। अच्छा।
तो मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी, नोट्स भी बहुत बनाए थे, पर वो एक जगह सारा मटेरियल रहता नहीं था कि जिस टाइम लास्ट टाइम एग्जाम में मैं उनको मगअप कर सकूं, रिवाइज कर सकूं और वो मुझे अच्छे से बेनिफिशियल हो सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यही मुझे लगता है कि अभी तक जो मेरी सफलता इतनी लेट हुई है, वो मेरा अच्छे से प्रॉपर नोट्स ना होना मेरे पास, या फिर शॉर्ट नोट्स का तैयार ना होना जिसको मैं देख सकूं एग्जाम टाइम में। और जब मैं एग्जाम देकर आता था, सिली सिली मिस्टेक होते थे, ऐसा लगता था ये सारी चीजें मैं पढ़ी थी पर एग्जाम में मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल था बेटा आपके सिलेक्शन में? टेस्ट सीरीज किस हिसाब से दिया करते थे आप? एक्चुअली सर होता क्या है कि हम कहीं से भी कोचिंग कर ले, कहीं से भी पढ़ाई कर लें, कॉलेज में पढ़ ले या फिर ऑनलाइन पढ़ ले, जब तक अच्छे से हम नोट्स भी बना ले, जब तक हम एक्चुअल टेस्ट ना देना तो हमें एग्जामिनर का जो थिंकिंग है वो पता नहीं चलता है। ठीक है ना? एक्चुअली इस समय तो जितने भी कोचिंग के, जैसे अब राहुल सर ही हैं चाहे जो भी है, ये लोग तो टेस्ट को ही एनालाइज करके, पीवाईक्यू को ही एनालाइज करके अपने जो क्लास क्लास के मटेरियल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी सर कुछ कुछ ऐसे नए क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो ऐसा लगता है कि हमने कभी देखा नहीं है। ठीक है ना? ऐसा हमने थ्योरी में पढ़ा नहीं था, ऐसा क्लास में नहीं था। तो वो चीज हमें जो टेस्ट सीरीज होता है वही हमें प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाने से हमें एक टॉपिक का पूरा जो कहते हैं ना कि ऑल ओवर उसका एरिया पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होता क्या है कि सर हमने अगर कोई चीज पढ़ा है, जैसे मान लीजिए एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है, तो हमने सिंपल पढ़ा है, अगर उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होके आता है तो हम बना लेते हैं। लेकिन क्या करता है, उसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स डायरेक्शन पूछता है तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज करने का जो एबिलिटी, थिंकिंग जो डेवलप होती है वो टेस्ट सीरीज से ही होता है, वो नए नए क्वेश्चन के लगाने से ही होता है। तो वो यही रहा था, बस हम उसको समझ नहीं पाए। मेरा जो सर 2021 में मैंने एक बार एनसीएल और दिया था। उस समय क्या होता कि दो सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वरना उसमें था सर कार्नोट साइकिल में। हम इतना सिंपल है कार्नोट साइकिल एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, लेकिन वो उसी पे क्वेश्चन पूछा था। उसमें हमें हमेशा दो आइसोथर्मल और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम उसको आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन से नहीं पढ़ते हैं। मतलब कभी कभी डिफरेंट नोट्स में मिलता है। मैंने लिखा भी था, बस उसको मैंने उस टाइम रिवाइज नहीं किया था, तो वो मुझे क्लिक नहीं किया था और मैंने एक गलत ऑप्शन टिक कर दिया था। उसी तरह से एक और क्वेश्चन था सर प्रोडक्शन में, कि जो स्लैब मिलिंग होती है उसी का दो तीन नाम होता है। ठीक है, स्लैब मिलिंग का दो तीन नाम होता है, पेरिफेरल मिलिंग भी कहते हैं, स्लैब मिलिंग भी कहते हैं, फॉर्म मिलिंग भी कहते हैं। इस नाम की वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो मैं बहुत बहुत पछताया था कि आखिर ये गलती हुई कैसे मुझे। तब से सर मैंने फिर क्या किया कि मैं अच्छे से गो थ्रू होकर सारे क्वेश्चन के कितने तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हर टॉपिक पे, एक एक टॉपिक को मैं उठाता था, वही मैं अपने नोट्स में ऐड करता गया। और क्वेश्चन जो चीज ट्रिकी होता था उस क्वेश्चन को भी मैंने ऐड किया कि इस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और फिर इसी का फायदा था कि मुझे एसएससी जेई का पेपर, आप तो शायद जानते होंगे कि इस बार मैकेनिकल का इतना टफेस्ट पेपर था जो मेंस का था। मेंस का टफेस्ट पेपर था। अगर मैं उस तरह से पढ़ाई नहीं किया होता तो मेरा शायद आगे सिलेक्शन भी ना हुआ होता, मैं नीचे मतलब किसी भी कैटेगरी में शायद सिलेक्ट नहीं हुआ होता। अच्छा, आपका कितना स्कोर था इस बार इसमें मेंस में, कितना आ रहा था? मेंस का तो सर स्कोर अभी एसएससी ने रिलीज नहीं किया ऐसे नहीं, आपका कितना आ रहा था? हाँ, आपका कितना? मेरा सर 170 मार्क्स आ रहे थे और मैं उस समय फ्रस्ट्रेटेड था कि हाँ कि सर इससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली बार का तो कटअप बहुत अच्छे अच्छे स्कोर किए थे लड़के, 290 298 जो टॉपर था इतने नंबर लेकर आए। ठीक है ठीक है, मतलब आपके 170 आ रहे हैं। यस सर। पेपर तो इस बार बहुत मतलब मैं तो मतलब टफ क्या अजीब कहूंगा, अजीब कहूंगा, मतलब ऐसा बनना नहीं चाहिए था। एटलीस्ट चलो आप लोग जो बीटेक कर रखा है उसके लिए तो चलो फिर भी वो कर सकता था, बट जिसने डिप्लोमा कर रखा है उसके लिए तो एक्सेप्टेबल था ही नहीं वो पेपर, मतलब ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाता उसको तो उन्होंने मतलब एक ही गलती नहीं की, दो तीन गलतियां। एक तो आपने न्यूमेरिकल इतने सारे डाले, उसके लिए कैलकुलेटर दिया, वो कैलकुलेटर फैमिलियर ही नहीं था किसी के, यूजर फ्रेंडली ही नहीं था। हाँ, मैं तो सर दो बार सिस्टम अपना चेंज किया एग्जाम में। सही बात है, उस समय तो मतलब हाँ, एग्जाम मुझे लगा कि
मेरा सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। अभी बाद में पता चला कि ये कैलकुलेटर ही ऐसा है। तो फिर जो लास्ट में तीसरा सिस्टम मिला था, मैं फिर उसी में बैठे बैठे एग्जाम दिया। उस समय भी मेरा एकदम सर चकरा गया था कि अब तो क्या ही होने वाला है, जैसे है पेपर इसे देते हैं। पर लेकिन होप से जब मैंने रिजल्ट देखा कि क्वेश्चन भी इस तरीके के दे रखे थे ना, मतलब कि यस सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे। बताओ, वो रीजनरेटिव साइकिल वाला क्वेश्चन मैं बताया बच्चों को यस भी, सर, कि मतलब वो आप खुद सोचे इंटरपोलेशन लग रही थी उसके अंदर। यस सर। मतलब बच्चे पर कैसे बस करेगा यही था, उसमें यार। मेरा बस प्लस पॉइंट यही था कि सर जो मुझे आते थे मैंने बस वही बिल्कुल, लगाया। ये सही मैं किया तुमने। पिछले पिछले साल के सिनेरियो से घबराया नहीं कि उस समय हाँ, तो इतने मार्क्स स्कोर किए थे बच्चे, तब इतना हुआ था। मुझे लग गया था कि अगर टफ पेपर है तो थोड़ा बहुत तो कट ऑफ नीचे जाएगा ही। सबके तो लिए मुझे टफ जितना है। आ रहा है, हाँ मुझे जो आ रहा है मैं बस उतना करूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वही है, मतलब बच्चों को ये चीज समझना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि भाई पेपर का लेवल टफ आ चुका है, तो आपको मतलब ये नहीं कि धैर्य खो दो वहां पे, यार अब तो क्या ही होगा, हाथ पांव फूल गए आपके। नहीं, आपको ठीक है, यस टफ है, सर। सबके लिए है, तो आपको हाथ लड़ना है। हाथ पाँव तो फूल गए थे सर, सही में वो पेपर देख के मैंने पता है वही। पूरा ट्रेजेडी हो गया था एकदम। वही है ना। उसके बाद अगर आपके ने अपना जो है नर्व को कंट्रोल रखा, तो वही तो यस उसी का सर, जो रिजल्ट है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते और आप यस सर, उल्टी सीधे आप सोचते यार ये तो इस पेपर में तो गए, तो मतलब यस ऐसे सर, कर लेते तो शायद आप जो क्वेश्चन कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते, यस है ना। सर। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो अभी मैंने पिछला इंटरव्यू एक बच्चे का लिया था, उसने भी यही बात बोली कि सर मैं पेपर देख के बहुत पैनिक हो गया था, पर ये था कि मुझे ये लग रहा था कि कोई बात नहीं, सबके लिए ही ऐसा होगा, और मुझे जो है अटेम्प्ट तो एटलीस्ट करने ही है। तो यस सर। वो फिर अपने आप को काम किया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है ना कि एकदम आपका चीजें आपके जैसी चीजें आ जाए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। चीजें चेंज भी हो सकती। तो वही है, यस सर। जिसने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा वो उनका सिलेक्शन हुआ है। और सर आप लिटरली विश्वास नहीं मानेंगे, वो पेपर देने के बाद मेरा पूरा सर दुख रहा था। मैं आके टैबलेट टैबलेट खाया फिर सो गया। मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहता था क्या हुआ सही है। बात है। नहीं नहीं, बच्चे बहुत परेशान थे उसके बाद, बहुत यस बच्चों सर। के मैसेज आए कि सर और जो सर दो ही टीचर ने था जो इस मुद्दे पे आवाज उठाई थी। एक तो राहुल सर ने था, वीडियो बनाया था। एक टेक्स्ट बुक राहुल सर थे। दोनों लोग ही आवाज उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ मैकेनिकल के साथ। और दिक्कत ये थी ना सर कि सिर्फ पर्टिकुलर सेपरेट वैकेंसी होती मैकेनिकल की, तो हम लोग मान भी लेते। अब उसी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का वही कंपटीशन है होना ना। है। अब और क्या, इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत इजी आया था। बताओ। कम एवरेज बच्चों का मार्क्स हम लोगों से 60-60 नंबर ज्यादा थे ज्यादा था। इलेक्ट्रिकल में। अब हम लोग वही। जैसे ही ग्रुप में देखते थे कि वो इतना कार के आया है, हम हमारा इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर और नहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। नहीं, बहुत मतलब दिक्कत करी थी उन्होंने। चलो कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। यस फाइनली सर। आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, एक चीज हाँ। मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूंगा, आप पीएचडी कंप्लीट होने वाली है आपकी? यस सर। लास्ट लास्ट अब कंप्लीट, फाइनल डिफेंस हो गया, मतलब वो हो गया, थीसिस कंप्लीट हो गई आपकी? मतलब चल रहा है, फाइनल स्टेज में सब चल रहा है। अच्छा, फाइनल स्टेज में चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, आपका पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी तब तक, जब तक आप ज्वाइन करेंगे। और भी एग्जाम अभी कोई है लाइनअप आपके? एक तो एग्जाम तो है यूपीपीएससी हो सर, गया, और सीआईएल भी भरा है मैंने। अब अच्छा देखता हूँ सीआईएल उसको भरा है। देना ही, क्योंकि अगर एनसीएल में हो जाता है तो फिर शायद हम्म, सीआईएल का उतना लोड नहीं होएगा। हम्म, बाकी फ्यूचर में तो हम्म। इतने ही एलिजिबल हूँ। सर यूपीपीएससी ए भी मैंने दिया है, जो अच्छा कि अच्छा कोर्ट केस में फंस चुका है। मेंस भी दिया है मैंने उसका। अच्छा, उसका मेंस दिया है आपने? यस सर। अच्छा अब अच्छा वो अच्छा। पता नहीं कब उसका आएगा रिजल्ट, कुछ पता ही नहीं है उसका। चलो कोई बात नहीं, फाइनली आप अगर आता है तो आप ज्वाइन ही कर लोगे इसको, कोई ऐसी यस सर। दिक्कत और नहीं मैंने है। तो यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी उस टाइम मैंने उसी का पूरा फोकस किया, क्योंकि उसमें तो सर नॉन टेक के नाम पे सिर्फ हिंदी था और हिंदी टेक्निकल था, थे। तो वो मेरे लिए सबसे फेवरेबल था। और उसका हाँ, 2-3 बार डेट फेल हुआ एडमिट कार्ड आने के बाद भी। अब वो तो वैकेंसी पता नहीं वो कहाँ तो चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। वो उस पे भी कोर्ट केस लग गया है और चल रहा है हाँ। उस पे भी। तो वही है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। आप अच्छा पढ़ाई, आप जो कि पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी में ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यस मतलब टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आपने मतलब यस। वो टाइम कैसे निकाला मतलब? वही सर, मैं टाइम को बाइफरकेट करता था कि अब जैसे सुबह अब तो जाना ही पड़ेगा, अपने गाइड के सामने जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ता है। काम तो कर ही रहे हैं, तो कम से कम 10 बजे तो पहुंच जाता था मैं कॉलेज। फिर 10 से
शाम तक कोशिश करता था कि लंच में अगर छुट्टी मिल जाए तो लंच में ही चला आता था, नहीं तो शाम तक तो रुकता ही था। और उसके बाद ये अपना पूरा टाइम रखता था कि 10 से पहले और शाम के 5 बजे के बाद जितना भी टाइम मिलता है खाने पीने के बाद जो भी बचता है मुझे इसी पे देना है। और अच्छा। मुझे ये लग गया था कि अगर कोई एग्जाम निकाल सकते हैं पीएचडी के दौरान तो एसएससी जेईई निकाल सकते हैं, क्योंकि हाँ। कंसिस्टेंटली इसका पीवाईक्यू हमारे पास ढेर सारे अवेलेबल हैं। और बिल्कुल। रेलवे का सर ये था कि रेलवे बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लगता था। मैंने 2 बार दिया था, मेरा दोनों बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था पर मेंस नहीं क्लियर होता, क्योंकि जब भी मैं जिस जोन से भरता था उस जोन का कटअप ही सबसे ऊपर हो जाता था। और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का इतना ज्यादा खतरनाक इफेक्ट रहता था कि आप कितना भी मेहनत कर लो ऐसा नहीं लगता था कि हमारे हाथ में नहीं है, सब नहीं है वाकई में, किस्मत सही की बात। बात है। वो तो है ही, ये कुछ पता नहीं है ना, जोन अलग अलग है। अब किसने भरा है कौन सा जोन ये भी आपको नहीं पता है ना। यस कई बार ऐसा होता है कि किसी जोन में जाते ही नहीं बच्चे ज्यादा, तो यस कट सर। ऑफ उसकी नीचे चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भर जाते हैं उस जोन में, तो और मतलब वो तीसरी आपको किसी को नहीं पता। और तीसरी बात ये है सर, मेरा जो सिलेक्शन लेट होने का, कि मैकेनिकल इस समय सबसे, मतलब मेरे समझ सके कि अच्छा ब्रांच तो नहीं रहा है जिसमें वैकेंसी नाम मात्र आ रही है सर। मतलब जहां भी देखिए सिर्फ सिविल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की तो अभी लेकिन अभी कुछ अभी हाँ अभी अभी आना कुछ शुरू हुआ है कि सीआईएल में भी आ गया है थोड़ा वैकेंसी। पिछले हाँ साल से लेक्चरर सिनेरियो लेक्चरर में चेंज। आ गया, नहीं तो इतनी खतरनाक थी कि कुछ नहीं, गेट के अलावा तो कहीं फिर मैकेनिकल की वैकेंसी बचती ही नहीं। नहीं ये बात तो है, पर कोई नहीं, इतने बुरे दौर में भी आप सिलेक्शन ले यस रहे हो, सर। ये बहुत बड़ी बात है। तो शुभम, जाते जाते हम जानना चाहेंगे, जैसे कि जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और खासतौर से जो वर्किंग है, या फिर आपकी तरह, अब क्योंकि पीएचडी भी वर्किंग ही मानो, काम तो वहां यस करना ही सर। पड़ता है। तो यस सर। जो वर्किंग है या फिर कोई हायर स्टडी कर रहा है और उसके साथ में प्रिपरेशन करना चाह रहा है, कि बहुत बच्चे ऐसे हैं होते हैं जो यस हायर सर। स्टडीज कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको आपकी क्या सलाह होगी? अगर सर उनका सपना है, लक्ष्य है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, अगर हम्म, अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो ठीक है, अगर लेकिन सपना है तो उन्हें ये करना होगा कि सबको एक में मिक्सअप नहीं करना होगा। पहले तो प्रिपरेशन हो जाए, अगर जॉब हो, आपको दोनों के लिए या दो चीजें आप टारगेट कर रहे हैं तो दोनों को सेपरेट टाइम दीजिए, ठीक है ना। उस टाइम में उसी का बस काम कीजिए, आप अगर जॉब में है या फिर किसी और काम में है। और अगर जैसे ही आप प्रिपरेशन मोड में आते हैं तो उसके लिए टाइम दीजिए। अगर आप दिन का, अगर मान लीजिए अगर समय अच्छा खासा है आपके पास, एक आध साल का है, तो दिन में अगर आप 2-3 घंटे भी दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, तब भी वो आपका क्लियर हो जाएगा। और अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ। सिर्फ ये रही कि बस पढ़ाई करते हैं, आप अच्छे से सबसे कांटेक्ट बना के रखिए जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2-3 घंटा, अगर कम टाइम है तो फिर उसी टाइम पीरियड को आप बढ़ा लीजिए, आपको दिन में 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे तो हो जाएगा। मेरे समझ से लगता है कि हो जाएगा अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर रखिए, रिवीजन करते रहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है ना, पढ़ने अगर नहीं आप नहीं, जॉब के साथ साथ भी चीजें कर एक्चुअली सकते हो सर अगर आपके अंदर मैं एक डेडिकेशन है। एक चीज और बताना चाहता हूँ सर। एक्चुअली मैं 2024 में मेरा मैरिज हुआ था। अच्छा, ठीक है। और फिर 2025 में मैं दो ट्विंस का पिता बाप अच्छा भी अच्छा, बन गया था। अरे बहुत तो बढ़िया, मेरे बहुत ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां आ गई रेस्पॉन्सिबिलिटी, सही बात और है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने सबको मैनेज करते हुए, हालांकि सबका मेरे पास बहुत सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का। तो मम्मी पापा को तो शुरुआत से ही रहा, फिर मेरे भाई का भी रहा, बाद में जब वाइफ आई तो वाइफ का भी रहा। तो सबका सपोर्ट रहा मेरे, और सबकी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मैं कहा कि चलो ठीक है, बहुत, जॉब हो गया है। नहीं नहीं, बहुत इंस्पायरिंग है ये, क्योंकि देखो फैमिली के साथ ये सब करना, जॉब भी कर रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है उसके यस बाद सर। भी। और फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आप नहीं कर यस, पाओगे, मान के चलो नहीं आप, कर पाए। है ना, तो ये बहुत फैमिली सर जरूरी। मेरी बहुत सपोर्टिव रही। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही मतलब मैं, अगर कोई जॉब करता है, करना मतलब करना चाह रहा है कि भाई मजबूरी है कि यार जॉब करनी है, तो अपना सपना यस नहीं सर। छोड़ना है। और शुभम जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप सेलेक्ट हो सकते हो, ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने जो है टाइम थैंक यू निकाला सर।
और जो है बच्चों को इंस्पायर किया। और बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि जो जॉब करते हैं कि सर हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। तो आई होप उससे आपसे कुछ जो है इंस्पिरेशन ली होगी उन्होंने, और फाइनली वो भी बाद में हमारे साथ इंटरव्यू के लिए आएंगे। चलिए। यस सर। और सर मैं एक बार राहुल सर को और जमाल सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पे देखा है फ्री क्लासेस, तो हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ। मैंने उनकी गुरु दक्षिणा दी नहीं है। नहीं नहीं, आप तो आओ कभी मैं इधर। उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों लोग काफी इंस्पायरिंग है। एक तो आप तो कहीं भी खोजेंगे तो आपको हर तरह का कोचिंग मिलेगा, लेकिन अगर पर्टिकुलरली मैकेनिकल के लिए खोजेंगे तो आपको मैकेनिज्म ही मिलता है, जिससे इतने अच्छे टीचर है जो मैकेनिकल का अभी भी इंटरेस्ट बना के रखे हुए हैं बहुत बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस वही चाहिए, आप लोगों का फीडबैक चाहिए। और आप लोग यस भी सर। जनरेशन को इंस्पायर करेंगे, बताएंगे कि हाँ भाई यस। किस तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन करनी है और कहाँ जाना है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने यस। देखा है टीचर्स कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज आप जब बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने जूनियर्स को बताएंगे, कॉलेज में बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि भाई देखो ये है, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो आपको यस। ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप चीजों को एनालाइज करा है आपने, तो आप बच्चों को बताओगे ये चीजें, है ना। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर। और आप थैंक आओ, यू सर। आप हमारा देहरादून में ऑफिस है, अगर आप कभी घूमने उमने आते हो उधर, तो जो ठीक है है सर। आप आओ, कांटेक्ट करो यस। हमसे। ठीक है, तो जमाल सर, थैंक यू। राहुल सर सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ऑल यस। द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। हाँ, अच्छे से ऐसे ही मेहनत करते हुए कनेक्ट रहिए, हम लोगों से कनेक्ट रहना, क्योंकि हम चाहते हैं बिल्कुल हमारे सर, बिल्कुल। एलुमनाई जितने भी हैं जो हमसे जो है कनेक्ट रहें। और बच्चे चूंकि अगर देखेंगे कि हाँ भाई बच्चे कनेक्ट हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देख के यस। तो आदमी होता ही है ना कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी करूँ। आपने भी देखा वही होगा, आप खुद ही बोल रहे थे कि मैंने मैंने भी। यस सर। टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, तो हाँ। बच्चा इंस्पायर हाँ। होता है ना। यस। तो वही चीज है। चलिए शुभम, थैंक यू सो मच।